नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ खबर दिन भर। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से सभी को बधाई दी जाती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भूमि उपलब्ध है वहां तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जाए और जहां भूमि की आवश्यकता है वहां शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत सिविल डिफेंस और वॉलंटियर्स को नियमित प्रशिक्षण देने और एसओपी तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। बीजेपी कार्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर मंत्री ने अधिकारियों से राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। देखिए, आज हम श्री गंगानगर में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओर से श्री गंगानगर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि सरकार की तरफ से कि ये भी श्री गंगानगर वासी जो बॉर्डर जिले के हैं, इन्होंने भी सैनिक से कम इनका योगदान नहीं रहा है। ये भी हमेशा सजग रहे हैं और हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ना सिर्फ सरकार बल्कि सेना बलों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने अपना योगदान हमेशा दिया है। उसके लिए सरकार की तरफ से पूरे गंगानगर वासियों को धन्यवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के तहत राजस्थान में भव्य तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से हो चुकी है। इस यात्रा का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना और भारतीय सेना के अदम्य साहस का सम्मान करना है। हनुमानगढ़ में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू ने की, जबकि मुख्य वक्ता पूर्व नेता प्रतिपक्ष और तिरंगा यात्रा प्रभारी राजेंद्र राठौड़ रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालिया दुस्साहस का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि सेना के सम्मान और देशभक्ति को मजबूत करने के लिए है। बैठक में जिला महामंत्री विकास गुप्ता को तिरंगा यात्रा का जिला संयोजक और संदीप साई को सह संयोजक नियुक्त किया गया। सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज का प्रवास मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के साहस, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शानदार सूझबूझ भरे ऐतिहासिक कदम और घुटनों के बल पर चलता पाकिस्तान, इन सब बातों को लेकर पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। पहली बार पाकिस्तान की सरहद से 120 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर दूर जाकर उन 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नबूद किया गया है। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। उनकी सरपरस्ती करने वाले 40 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान इस 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान का 20% ज्यादा एयरबेस समाप्त हो गया। और इन सब के बीच में जो वाटर स्ट्राइक किया है मोदी जी ने, सिंधु घाटी समझौता जो 1960 का था, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। उस समय कुल 135 एमए पानी पाकिस्तान को दिया गया था और ये चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी था। रावी व सतलुज का सिर्फ 33 एमए पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। ये इस समझौते के स्थगित होने से जहां पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटेगी, क्योंकि 80% पानी पर पाकिस्तान के कमांड एरिया के अंदर बड़ी संख्या के अंदर खेती हो रही थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में आज 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संकायों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। बॉटनी संकाय की छात्रा व टोंक जिले के देवली क्षेत्र की बेटी महिमा गौतम ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। महिमा ने बॉटनी में उच्चतम अंक हासिल कर ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े ने मीडिया को गोल्ड मेडल प्रदान किया और उनकी मेहनत की सराहना की। महिमा ने इस अवसर पर अपने शिक्षकों और परिवार का आभार व्यक्त करते हुए बॉटनी के क्षेत्र में
और अधिक योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है। महिमा की इस उपलब्धि से उनके परिवार, मित्र और पूरे देवली क्षेत्र में खुशी का माहौल है और सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने शहर में 2 जगह शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों व चिकित्सा स्टाफ ने विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल, एसीएमएचओ डॉक्टर मान सिंह सहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर, स्टाफ और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने बताया कि जनता क्लिनिक स्थापित करने का उद्देश्य जनता को सुगम, बेहतर और जनता के बीच स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग शहर के अंदर 2 जनता क्लिनिकों का शुभारंभ किया है। इन जनता क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी उपलब्ध रहेगी। लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर उनको डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेगा। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आने वाले समय में अब गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और उस समय मौसमी बीमारियों का कहर रहता है। उस समय जनता क्लिनिक आम जनता के बहुत काम आने वाले हैं। आज माननीय विधायक महोदय डॉक्टर शैलेश सिंह जी के द्वारा डीग के 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी हमारे मार्च के लास्ट में हमने खोले थे और इसमें ये एक क्लिनिक की तरह इनका तर्ज है, जो ओपीडी समय में खुलेंगे और आसपास के जितने भी परिवार हैं उनको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें 1 डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, 1 एएनएम, 1 फार्मासिस्ट और 1 सपोर्ट स्टाफ और 1 स्वीपर की पोस्ट इसमें सरकार के द्वारा सेंशन की गई है। कुमेर में 5 हैं, डीग में भी 2 और खुलने हैं, कामा में 4 हैं और नगर में भी 4 क्लिनिक खुलने हैं, जिसमें से 2 क्लिनिक खुल गए, कामा में 1 खुल गया। जो ओपीडी का समय होता है गर्मियों में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, छुट्टी के दिन 9 से 11 होता है और सर्दियों में 9 बजे से लेकर 3 बजे। आज धौलपुर से खबर है, जहां मनिया कस्बे में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। टांडा निवासी बहादुर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी जाटव, जो किसी काम से मनिया आए हुए थे, सड़क पार करते समय राजस्थान रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बहादुर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गोकुंदा थाना क्षेत्र के नाल गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक गुट के हमले में 3 जने घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी श्याम सिंह ने कहा कि नाल पंचायत के कोठरी वाला नेरा और डामरा वास गांव के युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान कोठरी वाला नेरा के युवकों ने तलवारों और पत्थरों से डामरा वास के युवकों पर धावा बोल दिया। जानलेवा हमले में दीपा पुत्र नाना, लखमा राम पुत्र कानाराम, थावरा रामपुत्र बाबूलाल गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमलावर युवकों की तलाश शुरू कर दी गई। गोकुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम अपने निजी दौरे पर अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने संघ कार्यालय केशव कृपा में संघ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद वे अलवर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने परिवादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बेढम ने राज्य के बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी सूचनाएं फैलाकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। जयपुर, अलवर और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सचिवालय, क्रिकेट स्टेडियम, स्कूल और बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। बेडम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। देखिए, मैं तो अलवर अपनी निजी यात्रा पर आया हुआ था और निजी यात्रा पर आकर के यहाँ मेरे यार मित्रों से, दोस्तों से मिला हूँ और मिलकर के वापस चला जाऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार में लगातार धमकियों के ईमेल आ रहे हैं। अलवर में भी मिनी सचिवालय 2 बार आ चुका है, जयपुर आ चुका है, बूंदी आ चुका है, जोधपुर आ चुका है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप समझ सकते हैं कि आजकल साइबर फ्रॉड में
कुछ शातिर लोग झूठी सूचनाएं प्रेषित करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा ध्येय है। तो जैसे ही झूठी सूचना मेल द्वारा या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें प्राप्त होती है, हम तुरंत उसकी कार्रवाई भी करते हैं और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो प्रावधानों में वो बनती है वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करते हैं। कई मामले सामने आए, उसमें कितने मुकदमे दर्ज किए हैं, अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं और वो लोग कहाँ के हैं? देश में से कहीं ऐसी धमकियां दे रहे हैं बाहर से? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं तथ्यात्मक लेकर के आपको अवगत करा दूंगा, लेकिन ये 4-5 बार हुआ। एक बार हमारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट पर मेल भेज करके उनको उड़ाने की धमकी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मेल किया, जेल से धमकी हुई। और अब जब ये चल रहा था तो कभी एसएमएस स्टेडियम को, कभी, लेकिन जेल वाली धमकी जो आई थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की है। कुछ मनचले लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो भी प्रकरण सामने आए हैं और ये जो मेल की कार्रवाइयाँ हैं इनकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अलवर से खबर है, जहां अलवर के खैरतल तिजारा क्षेत्र के करनीकोट गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक धर्मवीर यादव से 93 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित धर्मवीर यादव की पत्नी इसी स्कूल में सीनियर टीचर हैं और आरोपी प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। थानाधिकारी दिनेश चंद्र मीणा के मुताबिक अशोक कुमार यादव ने पीड़ित को शेयर मार्केट से भारी मुनाफे का झांसा देकर निवेश के लिए प्रेरित किया और उसने कहा कि उसके बेटे बेटी शेयर बाजार में कार्यरत हैं और वे बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं। शुरुआत में 11 लाख रुपए लेकर निवेश कराया गया और फिर खाते की समस्याओं का बहाना बनाकर और रकम भी मांगी गई। अलवर से हेमंत चैमन की रिपोर्ट। मामला है और कब उनको गिरफ्तार किया, किसने रिपोर्ट दर्ज की, कब कराई? परिवादी श्री धर्मवीर यादव ने 18/4 को प्रकरण दर्ज कराया था आरोपीगण के खिलाफ कि उन्होंने 93 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर ले लिए और उसके साथ धोखाधड़ी की, पैसे इसको प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के बाद आरोपी अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जो अब पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना, उसके बाद में उनमें से जो पैसे हैं उनमें से करीब 42 लाख अपनी बेटी के खाते में उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। अब उनका कहना है कि मुझे नुकसान हो गया है, इसलिए पैसे अभी नहीं दे सकता। हाँ, 93 लाख रुपए अगले से लिए और खुद के बेटी के खाते में ट्रांसफर किए, तो इसलिए धोखाधड़ी हुई या तो ट्रांसफर ही नहीं करती। तो इसको पेश कर दिया। हाँ, मान्य न्यायालय। मावली उपखंड क्षेत्र के लदानी ग्राम पंचायत के विष्णुपुरा गांव में आज दोपहर हुई तेज बारिश से घरों के बाहर और अंदर पानी भर गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ऊंची होने और नालियों की कमी के कारण बारिश का पानी घरों के सामने 3-4 दिन तक जमा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने कई बार सरपंच को लिखित में शिकायत की है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मावली से मनीष दादिज की रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी जोधपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज लंबे समय से बकाया पेंशन और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर्स का कहना है कि सेवानिवृत्त लाभ और बकाया एरियर का भुगतान न होने से वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक व्यास ने कहा कि 25 अप्रैल को इस मुद्दे पर सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन भी करेंगे। पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर वादों से मुंह तो मोड़ने का आरोप लगाया और अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज का प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पेंशन न देने का 2.5 महीने और 5 महीने एमबीएम विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो गए।
किस प्रकार से हम अपना काम चला रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार लिखित में हम दे चुके हैं। ये स्थिति आ रही है कि आज हमको 5 महीने और 2.5 महीने होने के पश्चात इकट्ठा होना पड़ रहा है, वो भी पेंशन के लिए, जो कि उनकी जवाबदारी है। ये अपनी जवाबदारी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। तो आज हमने सूक्ष्म प्रदर्शन रखा है। आज हम इसकी रणनीति तय करेंगे कि हमें आगामी समय में किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन का सामना करना है, जो कि हमारे जायज हक को कुचलने का प्रयास कर रहा है। हम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सभी पेंशनर्स आप लोगों के माध्यम से सरकार और हमारे सिंडिकेट के सदस्यों के ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे साथियों को पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रशासन को, हमारे एमएलएज को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर यही संवेदनशीलता है तो हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता की कोई नहीं सुनता। आज हमारे प्रशासन की तो बात छोड़ें, एमएलए जो साथी हैं हमारे, वो भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हमारे एमएलए साथियों ने इस बात को कह के पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इनकार कर दिया कि हम एमबीएम विश्वविद्यालय का विलय चाहते हैं जयनारायण विश्वविद्यालय में। मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी कोई नहीं सुनता, उस समय आप कम से कम सुनने के लिए तत्पर तो है और आए भी है। और हमारे सब साथियों की पीड़ा आपके सामने है। ये पीड़ा बता करके पिछले 10 साल से हमेशा संघर्ष करते हैं, जब जाकर के 1 महीने की पेंशन क्रेडिट होती। ये कोई बेइज्जत करने का तरीका नहीं हुआ। जो लोग 35 साल 40 साल यहाँ पर सेवाएं देकर के निवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी केवल राज्य सरकार की और किसी की नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ही विश्वविद्यालय का निर्माण किया और कॉलेज के शिक्षा के अंदर जो शिक्षक निवृत्त होता है उनको तो बराबर समय पर पेंशन दी जाती है, और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो यहाँ से रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। ये कौन सा आपका न्याय हुआ? इस न्याय को सुनने के लिए किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें तो आप देखते सैलरी हेड के अंदर पे और पेंशन दोनों आता है, तो जो पे देगा वो ही पेंशन देगा। राजस्थान हाईकोर्ट में एक नाबालिग लड़की से जुड़े बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने लड़की को कोर्ट के समक्ष पेश किया। ये मामला कथित लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें हिंदू नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन पर निकाह कराने का आरोप है। परिजनों का यह आरोप है कि पिछले 3 महीनों से राजीव गांधी नगर थाना पुलिस उन्हें सिर्फ चक्कर कटवा रही थी और कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़की की मां ने अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए लड़की को दस्तयाब कर पेश करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद लड़की को बालिका सुधार गृह भेजने के निर्देश दिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हम रिपोर्ट करने गए सर, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। फिर हमने 8 तारीख को कागज पान सब सलामत ला के दे दिए उन लोगों को, तो फिर बोलते हैं कि ये तो फर्जी है। इन्होंने हमारी कोई मान नहीं की और हमारी कोई ये नहीं की सुनवाई। फिर दौड़ के हम वसुंधरा जी पे गए, फिर उन्होंने किया, तब इन लोगों ने हमारी सुनवाई की। हम रो रो के वहाँ पे माथा कुर के हमको बोलते और डराते धमकाते कि आप तो फर्जी लेके आए यहाँ से कागज पान। कौन कहता है? वो पुलिस वाला अंदर बैठता है, मेरे को पता नहीं नाम क्या है उन लोगों का। वो बोलता है कि फर्जी लेके आए आप राजीव गांधी थाना। और फिर हमने बोला भाई कि हमारा नाम ही है, तो नाम तो मिलता है कि नाम तो 2 होता है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि आपको बेटी आपकी पसंद नहीं, तो फिर आप क्यों दौड़ रहे हो उसके पीछे पीछे? ने कोई नाबालिग नहीं है, वो तो 19 साल की हो गई है। हमने बोला कि नहीं भाई आप चेक कर लो, जांच कर लो गाँव जाके कि भाई हम झूठ बोल रहे तो आपको पता चल जाएगा। तो कि कोई नहीं, आप तो झूठ बोल रहे, फर्जी लाके दे दिए हमको कागज पाड़ा सारा। नारायणपुर अलवर बाईपास पर बने एक टेंट हाउस के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के वक्त गोदाम में कोई बिजली कनेक्शन नहीं था, इसलिए आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। गोदाम के मालिक राजेंद्र छिपी ने बताया कि आग से गोदाम में रखा करीब 1 करोड़ रुपए का सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही कोटपुतली, विराटनगर और बानसूर से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और सभी संभावित
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, लेकिन दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई है। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की भीड़ तेजी से बढ़ती दिख रही है। अचानक बदलते इस मौसम के कारण लोग वायरल इन्फेक्शन, सर्द गर्म और अन्य मौसमी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, जिससे ओपीडी, पर्ची काउंटर, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र और विभिन्न चैम्बर्स के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मरीजों की संख्या में इस अचानक हुई वृद्धि के कारण हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक्सरे कक्ष और सामान्य चिकित्सकों के चैम्बर्स पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार मरीजों को उचित उपचार और सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल के हर हिस्से में भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में हो रहे इस बदलाव और तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। ऐसे में सभी को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। 21 वर्षीय विवाहिता ने की आत्महत्या, जांच की जा रही है और रानी गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम रानी गांव में एक 21 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार अलका पत्नी सहीराम ने अपने घर के एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे डीडवाना रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश में है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सिरोही जिले के माउंट आबू शहर में गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। घटना तब घटी जब तलहटी से माउंट आबू पर्वत की ओर चढ़ाई के दौरान एक पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में करीब 20 से 25 लोग सवार थे, जो माउंट आबू की ओर जा रहे थे। गौरतलब है कि इसी दौरान माउंट आबू में आयोजित कलेक्टर बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रकाश चंद अग्रवाल भी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। हादसा देखकर दोनों अधिकारी तुरंत मौके पर रुके और हालात का जायजा लिया। इधर दोनों अधिकारियों ने बिना देर किए एम्बुलेंस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। हादसे में घायल लोगों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिलवाते हुए नजदीकी उपजिला अस्पताल आबू रोड भिजवाया गया। माउंट आबू से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना के काटलाबास क्षेत्र के निवासियों ने वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुख्य चौक में बसे करीब 100 से ज्यादा घरों में वोल्टेज की कमी के कारण कूलर, पंखे और अन्य बिजली उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बताया कि कम वोल्टेज के कारण उनके बिजली उपकरण खराब हो रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में 15 से 20 बार बिजली विभाग के कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं और 2 बार विभाग के कर्मचारियों ने मौका निरीक्षण भी किया, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बांदीकुई के आदर्श गांव आभानेरी में चल रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आज भव्य समापन हो गया। कथा प्रवक्ता परम पूजनीय शिवम साधक जी महाराज ने अंतिम दिन 12 ज्योतिर्लिंगों को महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज ने भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों और भक्तों का विवेचन करते हुए भक्तों को बताया कि शिव महापुराण के हृदय में उतार देने से जीवन सफल हो जाता है। कथा के दौरान भजनों की मधुर प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे, जिससे पूरा प्रांगण शिवमय हो गया। इस पावन अवसर पर विधायक भागचंद ठाकरा और ज्योतिषाचार्य मोनू मिश्रा ने महाराज का आशीर्वाद लेकर उन्हें माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कथा समापन के दौरान पुष्प वर्षा के साथ ब्रज की होली और राधा कृष्ण की जीवन झांकी की प्रस्तुति ने समूचे वातावरण को आनंदमय बना दिया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
डीडवाना जिला मुख्यालय पर सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पारदर्शी और संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई व जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर पुखराज सैन की अध्यक्षता में हुआ। जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर सैन ने फरियादियों की 66 परिवाद सुने, जिनमें 8 मामलों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। अन्य मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कलेक्टर व संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर है, जहां जिले के मनोहर थाना नवीन बस स्टैंड निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ। इस दौरान विधायक गोविंद रानीपुरिया, रोडवेज मुख्य प्रबंधक पवन कुमार सैनी और प्रधान रामकन्या बाई द्वारा भूमि पूजन विधि विधान से पूजा अर्चना कर नवीन बस स्टैंड का भूमि पूजन किया। कस्बे वासियों द्वारा लगातार कई सालों से बस स्टैंड की मांग की जा रही थी। वहीं विधायक गोविंद रानीपुरिया द्वारा विधानसभा में लगातार मुद्दा उठाते आ रहे थे और इस दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में नवीन बस स्टैंड की मनोहर थाना कस्बे वासियों को बड़ी सौगात दी गई। इस पर पुरानी कृषि उपज मंडी मनोहर थाने में करीबन 1 करोड़ 65 लाख की लागत से नवीन बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी सालों से ये डिमांड थी और इसके लिए आम जनता द्वारा कस्बों द्वारा बहुत सी बार ज्ञापन भी दिए गए और समस्या भी थी। जब बसें अंदर आती थी तो अंदर आने से काफ़ी जाम लग जाता था, क्योंकि कृषि उपज मंडी का रोड भी वही था और आमजन का रोड भी वही था। कृषक भी इसी पर ट्रैक्टर वगैरह लाते थे और सवारी गाड़ी भी इसी पर आती थी, तो इस वजह से जाम लगने की समस्या से निजात मिला और काफ़ी वर्षों पुरानी डिमांड की भी हमें सौगात मिली, ताकि इस बस स्टैंड से यात्रियों को और जाम से निजात मिलेगी। बड़ी सौगात मिली, आज भूमि पूजन किया गया, क्या कहेंगे? ये रोड थाना वालों की बहुत पहले से पुरानी डिमांड थी और हम रोडवेज वालों को भी इसकी आवश्यकता थी। देखो, आम पब्लिक को सुगम सुविधा, सरल सुविधा, सेफ सुविधा रोडवेज का यही एक ध्येय है। और उसके लिए जो कि आपने देखा होगा, बाहर हमारी रोडवेज गाड़ियाँ आती थी, अपन डिपो की भी, बाहर डिपोज की भी, रोड पे खड़े होकर सवारी उतारना चढ़ाना जगह ही नहीं थी। तो हम लोग भी जब से इसके लिए लगे हुए थे, मैं जब आया जनवरी तब से मैं भी करीब 5 बार विजिट कर चुका हूँ ये जमीन के लिए, अपने नाम पे कराने के लिए, इसका लीज डीड कराने के लिए। और यहाँ के जो अपने कलेक्टर साहिबान थे, एसडीएम साहिबान ने और तहसीलदार साहब ने भी भरपूर साथ दिया। बहुत जल्द ये जमीन अपने नाम पे गई। आज पूर्णतः ये जमीन रोडवेज के नाम पे है और आज देखा होगा आपके सामने इसका भूमि पूजन होके यहाँ रिपोर्ट जारी हो चुका है, रिपोर्ट जारी भी हो चुका है, काम चालू हो गया एक तरह से, क्योंकि वेट कर रहे थे सिर्फ चालू करने का। और इसके लिए अपने को जो प्लान है, इसका जो प्लान है बस अड्डे का, वो भी जारी कर दिया है। काम चालू समझो चालू हो गया और मेरे ख्याल से बाय एंड ऑफ दिसंबर, इस जो लिमिट दी है दिसंबर तक ये बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से भीलवाड़ा से खबर है, जहां सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में 140 से ज्यादा परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से अतिक्रमण, रास्ते की समस्याएं, जल भराव, गंदगी, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने और पुलिस से जुड़े प्रकरण शामिल थे। कलेक्टर संधू ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन परिवारों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान करें, ताकि नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। नारायणपुर में अलवर बाईपास स्थित एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का टेंट का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और टेंट मालिक को सूचित किया। मौके पर कोटपुतली, विराटनगर, बानसूर से दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेंट मालिक राजेंद्र छेपी ने कहा कि गोदाम में करीब 1 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। कोटपुतली से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बूंदी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान सदर थाना पुलिस ने 9 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बता दें कि सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में
पुलिस ने रामनगर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 9 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। इस कार्रवाई में कांस्टेबल नेतराम हनुमान और गजेंद्र कुमार की विशेष भूमिका रही। बूंदी से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।